अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। विकसित भारत 2047 बना जन आकांक्षा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट से पहले नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से प्रधानमंत्री की अहम बैठक। दीर्घकालिक विकास के लिए मिशन मोड सुधारों पर दिया जोर। काशी तमिल संगमम 4.0 भारत की आत्मा का प्रतीक, बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। रामेश्वरम में समापन समारोह को किया संबोधित, बताया काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सभ्यतागत निरंतरता का साक्षी। कोटा बूंदी को मिलेगी हवाई उड़ान, 2027 तक चालू होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मौजूदा कोटा एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी योजना। रूस यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक। शांति के लिए कूटनीति ही सबसे प्रभावी मार्ग, बोले प्रधानमंत्री। पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने पर जताई गहरी चिंता। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का भव्य उत्सव आज। रामलला का विशेष अभिषेक, श्रद्धा आस्था से सराबोर रामनगरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक की। करीब 3 घंटे चली इस बैठक का मुख्य एजेंडा था आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन, विकसित भारत का एजेंडा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत की यात्रा के मूल स्तंभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को एक राष्ट्रीय आकांक्षा बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का सपना सरकारी नीति से परे जाकर एक वास्तविक जन आकांक्षा बन गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बदलते स्वरूपों में स्पष्ट है, जिसके लिए तेजी से महत्वाकांक्षी होते समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि और सक्रिय अवसंरचना नियोजन की आवश्यकता है। बैठक में मिशन आधारित सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण हासिल करने के लिए इन पर विशेष फोकस करना बेहद जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बनाए रखने के लिए विभिन्न सेक्टरों में मिशन आधारित सुधारों का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है और अगली पीढ़ी के सुधारों से गतिमान प्रगति की सराहना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जन सांख्यिकी, युवा पीढ़ी और देशवासियों का अदम्य संकल्प इस सुधार एक्सप्रेस का मूल इंजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनसे देश की विकास यात्रा को गति मिली। सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया तथा समावेशी विकास की नींव मजबूत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा विश्वसनीयता, स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है,
रूसी महासंघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। चल रही राजनयिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि ऐसे किसी भी ऐसे काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 80 साल की थी। भारत ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख जताया है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज उनके जनाजे में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ढाका का दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर मंगलवार को गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को आगे बढ़ाने में उनके अहम योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनके साथ हुई अच्छी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनके विचार और विरासत भविष्य में हमारी पार्टनरशिप को रास्ता दिखाएंगे। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। ये तमाम बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए शिक्षित व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है ताकि विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की अस्मिता और विरासत को संरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की सबसे बड़ी पूंजी है और इससे विस्तार प्रसार से ही समाज तथा राज्य का समग्र विकास संभव है। ये जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं की जिम्मेदारी के लिए इस क्षेत्रों के तथा सभी क्षेत्रों के जनजातीय वीरों के योगदान से देश की युवा पीढ़ी को तथा भावी पीढ़ियों का अवगत कराया जाना हम लोगों का कर्तव्य है। वीर बलिदानियों का ये क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तथा खेलकूद में विशेष पहचान बनाने वाली प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ये आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में हम कितने सुयोग तो दे पा रहे हैं, लेकिन खेलकूद में और जीन में है। खेलकूद भी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का, विकास के धारा में आगे पहुंचने का, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने देखा झारखंड में, मैंने 36 साल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खेलकूद का, लेकिन अपने से खुद बना के खेलते। किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास जर्सी नहीं, फिर भी वो खेलकूद में अव्वल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इसके बच्चे में बहुत खेलकूद का इंटरेस्ट है। उनको सहयोग करना, हर तरीके के उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसे फील्ड बना के देना कि वो आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। देवियों और स्वजनों, युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है।
केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम जनधन योजना को क्रियान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर यानी धरती व बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। ट्राइबल सब प्लान के तहत 41 मंत्रालय और विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है। आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को पवित्र भूमि रामेश्वरम में आयोजित काशी तमिल संगमम 4.0 के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस पहल को भारत की कालातीत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का सजीव प्रतीक बताया। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंध को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह जुड़ाव केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक गहन सभ्यतागत और आध्यात्मिक निरंतरता है जिसने हजारों वर्षों से भारत को एक सूत्र में बांध रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदान प्रदान भारत की साझा विरासत की पुष्टि करते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना को और गहरा करते हैं। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि काशी तमिल संगमम जैसी पहलें सांस्कृतिक आदान प्रदान, साझा विरासत और पारस्परिक सम्मान के जरिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रयास देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोटा दौरे के दौरान कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में कई अहम परियोजनाएं पूरी होंगी जो क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगी। लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने कहा कि वर्ष 2027 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मंगलवार को एक स्नेह मिलन में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी के बाद कोटा की सबसे बड़ी मांग है हवाई सेवा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1507 करोड़ के बजट को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि कोटा शहर को वर्ष 2026 तक स्लम फ्री बनाया जाएगा। सड़क और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही शहर को नशा मुक्त बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में 2026 का वर्ष जहां विकास का वर्ष हो, जन कल्याण का विषय हो और लोगों की अपेक्षा आकांक्षा करने का वर्ष हो। कोटा के अंदर विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उस सब के लिए काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इन तीन ही कनेक्टिविटी होने के साथ ही कोटा के विकास के नए आयाम होंगे। कोटा के अंदर एग्रो इंडस्ट्री से संबंधित उद्योग लगाने की योजना शुरू हो चुकी है। बड़े व्यापक स्तर पर आने वाले समय एग्रो इंडस्ट्री हम कोटा को पर्यटक रूप से डेवलप करने के लिए जहाँ यहाँ मुकंदा नेशनल पार्क और रामगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बाघ को बड़ी संख्या में लाने का प्लान भी है। और जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे आध्यात्मिक पर्यटक स्थल, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, उनको भी डेवलप करने का काम किया जा रहा है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है, पीने का पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, आने वाले समय में 2 वर्ष के अंदर कोटा बूंदी के हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिलेगा, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की योजना है। इसी के हर खेत के पानी की योजना बना दी गई है। 4 साल के अंदर इस सारे इलाके को जो असिंचित है उसको भी सिंचित कराने की योजना बना दी है। इसी के साथ ट्रिपल IIT सेंटर को भी डेवलप करेंगे ताकि एजुकेशन का बढ़ाव बन सके। कोटा में देश और प्रदेश के अलग अलग विद्यार्थी यहाँ पढ़ते आनंद
अच्छा वातावरण मिले और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको अन्य शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी यहाँ पर विकल्प हो, उसके लिए ट्रिपल IIT, उसके लिए AI सेंटर बना के योजना बनाएंगे। हमारी प्रयास है कि कोटा बूंदी की जनता के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के चौमुखी विकास की कार्य योजना बनाइए, जिसके परिणाम जल्दी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की 2/3 बहुमत से सरकार बनने की बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के नागरिकों को यह भरोसा दिलाना और वादा करना चाहती है कि जैसे ही राज्य में भाजपा सरकार बनेगी, हम बंगाल की विरासत को फिर से जिंदा करेंगे और राज्य में विकास की गंगा बहेगी। हम गरीबों के कल्याण को भी प्राथमिकता देंगे। हम एक नेशनल ग्रिड बनाएंगे जो घुसपैठ को रोकेगा। 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी और इसका नतीजा देखिए। कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। और अब बात श्री राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी श्रद्धा और आस्था के उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर रामलला की प्रतिमा का विशेष अभिषेक किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने बताया कि यह कार्यक्रम मंदिर के अभिषेक उत्सव का प्रमुख हिस्सा है। इस पावन अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के मुख्य यजमान भी होंगे। कार्यक्रम के तहत वे मंदिर परिसर में स्थित 7 प्रमुख उपस्थलों में से एक अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। वहीं राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जनता को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर देश और समाज के कल्याण की कामना करेंगे। लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर पौष शुक्ल द्वादशी को है। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पधारेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधारेंगे। रामलला की आरती करेंगे। राजनाथ सिंह जी को संपूर्ण मंदिर का परिसर दिखाया जाएगा। राजनाथ सिंह जी का संबंध इस मंदिर के आंदोलन से बहुत प्रारंभ से रहा है। उनके मुख्यमंत्री काल के समय आंदोलन बहुत तेज गति से चलता था। बड़े प्रसन्नता का विषय है कि वो मंदिर जब पूर्ण हो रहा है तब वो यहाँ आ रहे हैं। इस अवसर पर अंगद टीला के प्रांगण में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। रामचरितमानस का संगीत में 5 दिवसीय पारायण, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी के माध्यम से भगवान राम के जीवन की लीलाओं का वर्णन, राम कथा, देश के तमाम ख्यातिनाम गायक, वादक, नृत्य तज्ञ लोग भगवान को अपनी विद्याओं से, लीलाओं से प्रसन्न करने का काम करेंगे। आप सुन रहे थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी को। रामनगरी अयोध्या में इस अवसर पर भक्तिमय वातावरण रहेगा, जहां श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के उत्सव के रूप में इसे मनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृत्रिम मेधा यानी कि AI के प्रभाव पर केंद्रित वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों और दुनिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भविष्य को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जिम्मेदार भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसमें AI की मौजूदा कमियों को दूर करने के उपायों के साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवता के हित के लिए AI के उपयोग के रास्ते भी तलाशे जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अंतर्गत AI और इसके प्रभाव पर एक शोध संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इसमें शोधकर्ता और विशेषज्ञ AI के प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। वहीं 140 से अधिक देशों के AI विशेषज्ञ इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये जो मेन इवेंट हम 15 फरवरी से लेके शुरू होगा AI का, एक इनोवेशन फेस्टिवल होगा जो कि कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होस्ट किया जाएगा, जिसमें AI क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है उसका एक फेस्टिवल बनेगा, जिसमें काफी इंटरेक्शन होगा, लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। AI एक्सपो जो है भारत मंडपम में होस्ट की जाएगी और वो फरवरी 16 तारीख को शुरू होगा सुबह और 5 दिन तक चलेगा। मेन AI समिट इवेंट 19 फरवरी और 20 फरवरी को होंगी। 19 फरवरी को इनॉग्रल इवेंट और लीडर्स प्लेनरी होने की उम्मीद है। 16 से लेकर 20 तक काफी सारे AI साइड इवेंट्स होंगे भारत मंडपम में खासकर, और एक आध और वेन्यूज में भी किए जाएंगे। 30 दिसंबर 2025 भारत के स्वदेशी एरोस्पेस सेक्टर के लिए कल का दिन बेहद अहम था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बेंगलुरु में ध्रुव NG हेलीकॉप्टर की पहली औपचारिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। ये उड़ान भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर निर्माण क्षमता में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ध्रुव NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर
उन्नत एवियोनिक्स, बेहतर प्रदर्शन और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लैस है। इसे सैन्य और नागरिक दोनों तरह के अभियानों के लिए विकसित किया गया है। इस इनॉग्रल फ्लाइट के साथ ही भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन भविष्य में भारतीय सिविल एविएशन और सुरक्षा जरूरतों में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए अब एक वीडियो के माध्यम से उन महत्वपूर्ण पहलों और चर्चाओं को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थागत प्रभावशीलता को मजबूत किया। आपको दिखाते हैं संसदीय उपलब्धियों के हिसाब से कैसा रहा वर्ष 2025। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए 1947 से लेकर अभी तक संसद की सारी डिबेटों का संकलन हिंदी, इंग्लिश और आने वाले समय में 22 भाषाओं के अंदर हम इसका अनुवाद करेंगे ताकि देश की अलग अलग भाषाओं के लोग उस संवाद चर्चा को सुन भी सके और पढ़ भी सके। सत्र में हमने 26 बेड की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। और अब खबर खेल के मैदान से जुड़ी हुई। भारत ने मंगलवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के 5वें मुकाबले को 15 रन से जीता है। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। भारत ने महज 5 के स्कोर पर शेफाली वर्मा का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद डेब्यूटेंट जी कमलिनी 12 पर पवेलियन लौट गई। आलम यह रहा कि टीम इंडिया ने 77 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अमनजोत कौर के साथ छठे विकेट के लिए 37 गेंदों में 61 रन जोड़ते हुए भारतीय पारी को संभाला। इसके जवाब में शानदार शुरुआत के बावजूद श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 160 रन ही बना सकी। श्रीलंका ने 7 के स्कोर पर कप्तान चामरी अथापथु 2 का विकेट गंवाया। यहां से हसीनी परेरा ने इमेशा दुलानी के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 गेंदों में 79 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 86 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इसी के साथ गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने क्लीन स्वीप कर 5-0 से बढ़त बनाई। आज वर्ष 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। वर्ष 2025 भारत के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष रहा, जहां अयोध्या राम मंदिर की भव्यता यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने, प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जैसे आयोजनों ने देश की एकता, समृद्ध विरासत और बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाया, जिससे भारत की सांस्कृतिक शक्ति और वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव स्पष्ट हुआ।
चलते चलते आपको दिखाते हैं आस्था, संस्कृति और विकास से जुड़ा ये वीडियो। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वर्ष के साथ, नए सुप्रभात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।